नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। कल हमने वहाँ पर रोका था जहाँ से लानजान स्कूल से सिजोई को लेकर चला गया था और उनके जाने के बाद ओशियान भी वहाँ से चला गया था। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। इन 2 दिनों में बहुत कुछ हुआ है। एक दिन लान वांगजी का सीनियर डॉक्टर वांग वांग सिजोई से मिलने की जिद करता है और लान वांगजी इसीलिए उसे अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है और वांग हुआंग डिनर पर लान वांगजी के घर आता है। वो सिजोई से मिलता है। ये बच्चा उसे बहुत पसंद आता है। लान वांगजी ने तो एक सीनियर के नाते उसे डिनर पर इनवाइट किया था, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि वांग हुआंग उसे लेकर कुछ और ही सोचने लगा है। उसके इरादे गलत नहीं हैं लान वांगजी को लेकर, लेकिन देखना ये होगा कि लान वांगजी उसकी फीलिंग के बारे में जानने के बाद कैसा रिएक्ट करता है। क्या वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा? वांग हुआंग अब तो सिजोई से मिलने के बहाने घर पर आ जाया करता था। सिजोई ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता था क्योंकि उसकी नज़र में तो ये पर्सन उनका एक गेस्ट ही है। लेकिन दूसरे दिन जब ऊशान सिजोई के साथ खेल लेने के बाद दूर खड़ा लानजान के आने का इंतज़ार कर रहा था, तब वो लानजान के साथ किसी अल्फ़ा को कार से उतरता देख शॉक होता है। वो अल्फ़ा ऊशियान के लिए फैमिलियर नहीं था। ऊशियान उसे नहीं जानता और न ही उसने पहले कभी उसे लानजान के साथ देखा है। फिर ये अचानक कौन आ गया है लानजान के साथ? वो सब कुछ देख रहा था कि कैसे वो अल्फ़ा सिजोई के पास आया और उसे कुछ खिलौने दिए। सिजोई ने पहले अपने मम्मा को देखा और लान वांगजी ने जब इशारा किया कि तुम उस गिफ्ट को ले सकते हो, तो सिजोई ने उन खिलौनों को वांग हुआंग से ले लिया और कहा, थैंक यू अंकल। वांग हुआंग कहता है, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम कभी भी मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ लाऊंगा जो तुम्हें चाहिए। सिजोई इस पर कुछ नहीं कहता क्योंकि वो स्ट्रेंजर से ज़्यादा बातें नहीं करता है। ऊशियान ने देखा लान वांगजी और वो अल्फ़ा सिजोई को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऊशियान को उस अल्फ़ा की सिजोई और लानजान से ये नज़दीकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ये नज़दीकी उसके अंदर जेलसी को पैदा कर देती है। उस दिन तो ऊशियान उस बात को इग्नोर कर देता है। आज तीसरा दिन है। ऊशियान को आज हॉस्पिटल जाना होगा अपने डॉक्टर से मिलने। ऊशियान उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर लान वांगजी डॉक्टर है, लेकिन उसे दूसरी बिल्डिंग में जाना है, इसलिए लानजान और उसका आमना सामना होना इम्पॉसिबल है। ये हॉस्पिटल गुसू का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ऊशियान एक कैबिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो कैबिन पर नॉक करता है। अंदर से एक लेडी की वॉइस आती है, कम इन। ऊशियान अंदर आ जाता है। वहाँ पर एक ओमेगा लेडी जो दिखने में ऊशियान की एज की ही लगती है, 32-33 की, वो चेयर पर बैठकर अपने सामने रखे कंप्यूटर पर अपनी नज़र गड़ाए हुए है। वो ऊशियान की ओर बिना देखे ही कहती है, मिस्टर वे, आइए बैठिए। ऊशियान जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। डेस्क पर रखी नेम प्लेट पर लिखा हुआ था, डॉक्टर वैनकिंग। वैनकिंग एक बहुत ही एक्सपीरियंस साइकाइट्रिस्ट है। वैनकिंग कंप्यूटर की स्क्रीन से अपनी नज़रों को हटाकर अब ऊशियान पर करती है। वो कहती है, मुझे लगा था आप फिर नहीं आने वाले। ऊशियान कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा था कि मैं आऊँगा। वैनकिंग कहती है, तो बताइए क्या आपकी हालत में कुछ सुधार हुआ? और प्लीज़ जो भी कहिएगा वो सच ही हो, क्योंकि झूठ बोलकर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही मेरा, बल्कि आप अपने लिए ही मुसीबत खड़ी करते जाएंगे। तो बताइए कि क्या आपकी हालत में सुधार हुआ या अभी भी आपको टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है? ऊशियान अपने सर को शेक करते हुए कहता है, नहीं, मुझे अभी भी टैबलेट्स की नीड है और कुछ दिनों से मैं डेली एक टैबलेट ले रहा हूँ, तभी मैं कुछ देर सो पाता हूँ। वैनकिंग कहती है, क्या इसकी वजह मैं जान सकती हूँ कि क्यों आपको टैबलेट लेने की ज़रूरत पड़ रही है? ऐसा क्या हो रहा है आपके आसपास
जो आपके डिप्रेशन और एंजाइटी को बढ़ा रहा है। ऊशियान इस पर कुछ नहीं कहता। वन किंग शायद समझ जाती है। वो कहती है, क्या फिर से डॉक्टर लान ही इसकी वजह है? मिस्टर वे, आप कब तक डॉक्टर लान के लिए अपनी हेल्थ को हार्म करने वाले हैं? आप अपने शरीर को खोखला कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि डिप्रेशन आपको किस हद तक डैमेज कर सकता है। आप इससे बाहर निकलिए। छोड़ दीजिए अपनी झूठी होप को। भूल जाइए उसे। वैन किंग अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाई थी, उससे पहले ही ऊशियान कहता है, नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। अगर इस बीमारी से बाहर निकलना लांजान को भूलना है तो मैं कभी नहीं निकलना चाहता इससे। नहीं भूलूंगा उसे कभी, मरते दम तक भी नहीं। चाहे ये बीमारी मेरी जान ही क्यों ना ले ले, मेरी दवा बस लांजान है और कुछ नहीं। झूठी ही सही, लेकिन मेरे अंदर एक होप है कि वो कभी तो मुझे माफ़ कर देगा। हम कभी साथ होंगे, मैं, लांजान और हमारा बेटा। वन किंग ऊशियान की हालत को देख रही थी और उसे ऑब्जर्व कर रही थी। लांजान उसकी रग रग में समाया हुआ है। जब भी कोई डॉक्टर लान को उससे दूर करने की बात करता है, उसके अंदर एक अलग ही अग्रेशन आ जाता है। फिर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता कि उसके सामने कौन है, वो किससे बात कर रहा है। उसकी खुशी डॉक्टर लान से है, उसकी उदासी भी डॉक्टर लान के लिए ही है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे ऊशियान को नॉर्मल करे। वो डॉक्टर लान से भी बात नहीं कर सकती क्योंकि ऊशियान ने उसे इसके लिए मना करा है। वो नहीं चाहता कि डॉक्टर लान उसकी इस कंडीशन के बारे में जाने जिससे वो सालों से जूझ रहा है। इसका बस एक ही इलाज है, डॉक्टर लान का ऊशियान की ज़िंदगी में वापस आना, और ये आज के लिए इम्पॉसिबल की तरह है। डॉक्टर लान ऊशियान से बात भी नहीं करते तो उसकी ज़िंदगी में वापस आना बहुत दूर की बात है। वन किंग के पास कोई इलाज नहीं है ऊशियान के लिए। अभी तो बस मेडिसिन ही उसका टेम्पररी इलाज है। वैन किंग कहती है, ऊशियान की और पानी के ग्लास को आगे करते हुए, मिस्टर वे, शांत हो जाइए। ऊशियान पानी के ग्लास को लेकर पानी पी लेता है और वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है, सॉरी डॉक्टर वैन, मुझे नहीं पता मैं कैसे। वन किंग कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है मिस्टर वे, आई कैन अंडरस्टैंड। अभी तो हम आपकी मेडिसिन को ही कंटिन्यू करते हैं। बस आप कोशिश करिएगा कि दिमाग पर ज़्यादा जोर ना दें और किसी भी बात के बारे में ज़्यादा ना सोचें। जितना कम आप अपने दिमाग पर जोर देंगे, उतना ही आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल कम होगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ऊशियान अपना सर नोट कर देता है। वैन किंग कहती है, तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट मंथ फिर मिलेंगे। तब तक आप प्लीज़ कोई भी लापरवाही मत करिएगा। ऊशियान कहता है, यस डॉक्टर वैन, मैं ध्यान रखूँगा। वैन किंग कहती है, ओके मिस्टर वे। ऊशियान चेयर से उठ जाता है जाने को। ऊशियान कहता है, ओके डॉक्टर वैन, अब मैं चलता हूँ। थोड़ी ही देर बाद मुझे अपने बेटे के स्कूल के लिए निकलना होगा। वैन किंग भी अपनी चेयर से खड़ी होते हुए कहती है, चलिए मुझे भी कैफेटेरिया जाना है, वहाँ तक साथ चलते हैं। ऊशियान नोट करता है। वैन किंग और ऊशियान दोनों हॉस्पिटल के कैफेटेरिया की ओर बढ़ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर अचानक ही कोई दो फैमिलियर फिगर ऊशियान के अटेंशन को ग्रैब कर लेते हैं। वो लान वांगजी और डॉक्टर वांग थे जो साथ में टेबल के पास बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। वो लोग नॉर्मली बैठे हुए थे। लान वांगजी का ध्यान पूरी तरह अपनी कॉफ़ी पर ही था, लेकिन वांग वो बीच बीच में लान वांगजी को देखे जा रहा था। ऊशियान ये देखकर अपनी ही जगह पर रुक जाता है। वैन किंग ऊशियान को यूं अचानक रुकता देखकर उसकी ओर देखती है, लेकिन ऊशियान की नज़र तो कहीं और ही थी। वैन किंग ऊशियान की नज़रों को फॉलो करती है तो वो भी वहाँ लान वांगजी और वांग हुआंग को बैठा देखती है। उनके साथ बैठने में कुछ भी गलत नहीं है। अक्सर डॉक्टर्स अपने फेलो डॉक्टर के साथ इस तरह बैठकर कॉफ़ी एंजॉय करते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ऊशियान के लिए ये देखना अपने दिल पर तीर चुभने जैसा है। लांजान को किसी और के साथ देखना, ये ख्याल ही ऊशियान के गुस्से को बढ़ा देता है।
और ये वही शख्स है जो कल सेजुई से मिलने आया था लांजान के साथ। वो डॉक्टर के एप्रन में है, तो क्या वो भी एक डॉक्टर है? ओशान इससे ज़्यादा कुछ सोचकर किसी और कंक्लूजन पर पहुंचता उससे पहले ही वन किंग कह देती है, वो डॉक्टर वांग हुआंग है, इस हॉस्पिटल के ओनर मिस्टर वांग का इकलौता बेटा। कुछ दिन पहले ही, लगभग 5-6 दिन पहले ही वो अब्रॉड से वापस आया है। वो भी एक सर्जन ही है। शायद उनके बीच काम की बात होती होगी। लेकिन ओशियान, वो उस अल्फा की नज़रों को लांजान पर इस तरह देखकर ही समझ सकता है कि उस अल्फा के लांजान को लेकर क्या ख्याल है, क्योंकि वो किसी को इस तरह देखने का मतलब तो समझ ही सकता है। वो इतना नादान भी नहीं है। वैंकिंग कहती है, मिस्टर वे, आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ओशियान वैंकिंग को देखता है और कहता है, डॉक्टर वैन, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर ओशियान बिना वैंकिंग के जवाब का इंतज़ार किए वहाँ उस कैफेटेरिया से निकल जाता है। वैंकिंग मन में सोचती है, पता नहीं कब आपकी लाइफ में सब कुछ सही होगा। सब कुछ सही होगा भी या नहीं, ये भी नहीं पता। वो अपना सर शेक कर वहाँ से चली जाती है। लान वांगजी, जो अपने कैबिन में बैठकर अपना काम कर रहा था, लेकिन तभी अचानक वांग वांग वहाँ आ गया था और उसके साथ कॉफ़ी पीने की बात की। लांसान मना ही नहीं कर पाया, तो मजबूरी में उसे उसके साथ यहाँ आना पड़ा कॉफ़ी पीने। अपनी कॉफ़ी को ख़त्म करने के बाद लांसान कहता है, डॉक्टर, अब मुझे चलना चाहिए। डॉक्टर वांग कहता है, डॉक्टर लान, अगर कोई इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है तो हम थोड़ी देर और बात कर सकते हैं। लान वांग जी कहता है, वो एक्चुअली डॉक्टर, मुझे कुछ फाइल्स रीड करनी है, कल की सर्जरीज की, और उसकी तैयारी भी करनी है, इसलिए अभी नहीं रुक पाऊँगा। मैं आपसे फिर कभी मिलूँगा। डॉक्टर वांग कहता है, ओके डॉक्टर लान, नो प्रॉब्लम, अब जा सकते हैं। लान वांग जी वहाँ से चला जाता है। लान वांग जी अपने कैबिन की ओर बढ़ रहा था। लान वांग जी कैबिन का डोर ओपन करके जैसे ही अंदर आता है, तभी अचानक ही कोई उसे ज़ोर से खींचकर दीवार पर पिन कर देता है। लान वांग जी कुछ समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हुआ। वो अपनी आंखों को खोलकर अपने सामने देखता है। उसके सामने, उसके फेस के बिल्कुल करीब विवोशान है, जो अपनी रेड आइज से उसे देख रहा है। लान वांग जी को पता चल गया था कि वुशान गुस्से में है, क्योंकि वो उसके गुस्से से अच्छे से वाकिफ है। लान वांग जी कहता है, आप यहाँ मेरे कैबिन में क्या कर रहे हैं? और इस तरह मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? छोड़ो मुझे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन में आने की? दूर हटो मुझसे। वुशान लांजान के और भी करीब आते हुए कहता है, वो अल्फा कौन था? और वो तुम्हारे इतने नज़दीक क्यों था? हाँ, बताओ मुझे। लान वांग जी कहता है, कौन अल्फा? विभूषण कहता है, वही जिसके साथ तुम अभी कॉफ़ी पी रहे थे कैफेटेरिया में। लान वांग जी कहता है, मैं किसके साथ हूँ उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब छोड़िए और दूर हटिए मुझसे। विभूषण अपनी बॉडी को लांजान की बॉडी से प्रेस करते हुए कहता है, क्या कहा? मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। वो तुम्हारे नज़दीक आए, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। वो ही क्या, कोई और भी तुम्हारे नज़दीक आए, मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। समझे तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हारे नज़दीक बस मैं आ सकता हूँ। तुम्हें प्यार भी बस मैं ही कर सकता हूँ, और तुम्हें छूना भी सिर्फ मेरा हक है। यह कहते हुए वुशान और भी अपनी बॉडी को लांजान की बॉडी से प्रेस कर रहा था। वुशान अपने फिंगर्स को लांजान की फिंगर से एंटेंगल करता है और अपने फेस को लांजान के नेक में छिपा लेता है, और फिर धीरे धीरे वहाँ पर अपने लिप्स को फहराना शुरू कर देता है। लांजान इससे अचानक ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसकी सांसें तेज हो रही थी। वो ये रोकना चाहता है, पर उसकी ये बॉडी कुछ और ही चाहती है।
वुशान लांजान के नेक से किस करते हुए ऊपर लांजान के जौ तक आ गया था। लांजान थोड़ी मुश्किल से कुछ शब्द कहता है। वेन, रुक जाओ, मत करो। लेकिन वो और ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वुशान ने अब अपने लिप्स उसके लिप्स पर रख दिए थे। लांजान की धड़कनें बढ़ जाती है। वुशान उसे किस कर रहा है। लांजान अपने हेड को टर्न कर लेता है, लेकिन तब भी वुशान उसे किस करना बंद नहीं करता। लांजान अपने हाथों को वुशान के हाथों की पकड़ से छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इसमें नाकाम है। वुशान किस को बहुत बहुत ही डीप कर देता है। उसके दिल को बहुत ही सुकून मिल रहा है अपने लांजान के इस टच को पाकर। उसके दिल की वो जलन भी जो लांजान को किसी और अल्फा के साथ देखकर उसे हुई थी, वो भी कम हो रही है। लांजान नहीं चाहता कि वो वुशान के साथ ऐसा करे, लेकिन उसकी बॉडी क्यों वुशान के टच को रेजिस्ट नहीं कर पा रही है। अब लांजान भी अनकॉन्शियसली ही वुशान की किस को रिटर्न करने लगता है। इसे महसूस करके वुशान और भी डीपली किस को करने लगता है। अब धीरे धीरे उसके हाथों की पकड़ लांजान के हाथों से छूट रही थी। उसके हाथ अब लांजान के वेस्ट पर आ चुके थे। वो लांजान के वेस्ट के अराउंड अपने हाथों को रैप कर उसे अपने बहुत करीब खींच लेता है। उन दोनों के बीच में ज़रा सा भी गैप नहीं है। लांजान के हाथ भी धीरे धीरे वुशान के चेस्ट के पास आ गए थे। दोनों ही अपने इस किस में पूरी तरह खोए हुए थे, लेकिन तभी लांजान के दिमाग में कुछ फ्लैशेस आते हैं और उन्हें याद करते ही लांजान रियलिटी में वापस आता है। वो ये क्या कर रहा है। वो एक जोर का बाइट वुशान के लिप्स में करके तेजी से वुशान को अपने से दूर धक्का देता है, और वुशान जो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, वो एकदम से पीछे हो जाता है। वो लांजान को देखता है और फिर अपनी एक फिंगर को अपने लिप्स पर रखता है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। लांजान ने बहुत ही ज़ोर से उसे बाइट किया है। लांजान गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, ये क्या कर रहे थे आप। जाइए यहाँ से, और आइंदा कभी भी इस तरह मेरे कैबिन में मत आइएगा। वुशान लांजान के पास आकर कहता है, चला जाऊँगा, लेकिन आपने जो किया है उसके लिए कुछ तो कीजिए डॉक्टर। यह कहते हुए वुशान अपने लिप्स की और अपनी फिंगर्स को पॉइंट करता है। लांजान वुशान के लिप्स को देखता है जहाँ से सचमुच ब्लीडिंग हो रही है। लांजान कहता है, क्या इससे आपको पेन हो रहा है। वुशान कहता है, हाँ हो रहा है। लांजान कहता है, क्या सच में। सोच समझ कर जवाब दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अपने शरीर को जख्म देने की तो आपको आदत है। तो क्या इस इतने से ब्लीडिंग से आपको पेन हो रहा है। वुशान इस पर बिल्कुल शांत हो जाता है। वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो लांजान के कहने के मतलब को बहुत ही अच्छी तरह समझ गया था। वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। तभी लांजान पीछे से कहता है, रुकिए। वुशान रुक जाता है। लांजान ड्रॉअर से कुछ कॉटन और मेडिसिन को लेकर उसके पास आता है। वो बिना वुशान की ओर देखे उस ब्लड को क्लीन कर वहाँ मेडिसिन अप्लाई कर देता है, और वुशान से दूर अपने चेयर में जाकर बैठ जाता है और अपने कामों को करने लगता है। वुशान ये देखकर अपना सर शेक कर स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लांजान डोर की ओर देखता है। वो अपनी फिंगर से अपने लिप्स को टच करता है और फिर एक गहरी सी सांस लेकर वापस से अपने काम पर फोकस करने लगता है। आई एम सॉरी, मैं इतना ही पार्ट रिकॉर्ड कर पाई। अब कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।